ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भू संतुलन के सिद्धांत के संबंध में एरी के मत या एरी की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि किस तरह से भू संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के दौरान एरी और प्राट महोदय ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, और हम इस वीडियो में मुख्य रूप से भू संतुलन के सिद्धांत में एरी की संकल्पना का पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने भू संतुलन के सिद्धांत में अपने क्या मत व्यक्त किए। एरी महोदय ने जो भू संतुलन के संबंध में जो अपने विचार किए थे व्यक्त, वे मुख्य रूप से तेराव के सिद्धांत पर आधारित है। और तेराव का सिद्धांत ये कहता है कि तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु अपने भार के बराबर तरल पदार्थ को विस्थापित करती है। यानी कि तेराव सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु तरल पदार्थ में तैर रही है तो वह अपने भार के बराबर ही नीचे से तरल पदार्थ को विस्थापित करती है, इसीलिए वह संतुलित अवस्था में तरल पदार्थों में तैरती है। और इसी तेराव सिद्धांत के आधार पर एरी महोदय ने भी पृथ्वी पर भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और किस तरह से पृथ्वी की विभिन्न भू आकृतियां पृथ्वी के धरातल पर संतुलित अवस्था में रहती है, उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। एरी के अनुसार जो हिमालय का जो आंतरिक भाग है, ये भाग खोखला तो हो ही नहीं सकता, और उनके अनुसार अधिक पदार्थों का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। ये मानना था एरी महोदय का कि किस तरह से हिमालय पर्वत है ये भूतल पर संतुलित अवस्था में खड़ा है। एरी ने ये माना है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, यानी कि जो ऊपरी भाग है, जिसे हम भूप्रपटी भी कहते हैं, ये अधिक घनत्व वाले सब स्ट्रेटम, जिसे हम अध स्तर कहते हैं, पर तैर रही है। यानी कि जिस तरह से स्वेस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें बताई थी आंतरिक, जिसमें सियाल, सीमा और नीफे, तो यदि हम यहाँ कहें कि जिस तरह से एरी ने कहा है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अध स्तर पर तैर रहा है। यदि हम यह कहें कि सियाल परत है ये सीमा पर तैर रहा है, तो ये इसके समकक्ष है क्रस्ट जो अधः स्तर के ऊपर तैर रहा है। यानी कि क्रस्ट का घनत्व अधः स्तर की तुलना में कम है और अधः स्तर का घनत्व ज्यादा है, और वह क्रस्ट अधः स्तर के ऊपर या सबस्ट्रेटम के ऊपर तैर रहा है। और इसी सिद्धांत के अनुसार एरी महोदय ने बताया कि हिमालय है ये बाहरी ग्लासी मेग्मा पर तैर रहा है। उन्होंने बताया कि हिमालय केवल धरातल पर खड़ी एक आकृति नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग पर ही नहीं तैर रहा है, बल्कि ये काफी नीचे तक प्रविष्ट है। यानी कि जितना हिमालय पर्वत हमें ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना ये नीचे की ओर प्रविष्ट है। जिस तरह से हमने पहले के एग्जाम्पल में ये देखा था पहले की वीडियो में कि किस तरह से आइसबर्ग का एक भाग जो जल में तैरते हुए में ऊपर दिखाई देता है, तो संतुलन के कारण उसके 9 भाग हमें पानी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से हिमालय पर्वत भी जितना हमें ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना उसका नीचे भाग है वो नीचे की ओर है, सब स्ट्रेटम में है, यानी कि जड़ इसकी बहुत गहरी है हिमालय पर्वत की। और यही बात एरी महोदय ने एक नाव के द्वारा भी उन्होंने इस सिद्धांत को बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से एक नाव है ये पानी पर तैरती है और उसका जो कुछ भाग हमें
पानी के बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग है ये जल में डूबा रहता है। उसी प्रकार से हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा पर तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे की ओर गहराई में यानी सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ है। और ये उदाहरण हम आइसबर्ग के द्वारा भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आइसबर्ग का एक भाग हमें जल के ऊपर दिखाई देता है और उसके 9 भाग हमें जल की गहराई में दिखाई, यानी कि आइसबर्ग जब तैरता है तो ये इस सिद्धांत पर तैरता है कि उसका एक भाग जल के ऊपर रहता है और उसके 9 भाग जल के अंदर रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आइसबर्ग संतुलित अवस्था में जल में तैरता है। और इसी आइसबर्ग के सिद्धांत जो आइसबर्ग की अवधारणा के आधार पर ही जो महाद्वीपीय भाग है, जिसे हम महाद्वीपीय भाग का जो ऊपरी भाग जिसे हम कहते हैं क्रस्ट या भूप्रपटी कहते हैं, इसका घनत्व औसत घनत्व यदि 2.67 मान लिया जाए माना जाए तो ये जो महाद्वीपीय भाग है ये अधः स्तर जिसका घनत्व 3.3 है में 1:9 के अनुपात में डूबा रहना चाहिए। यानी कि जो महाद्वीपीय भाग है, जो ऊपर की भूप्रपटी है, उस भूप्रपटी का यदि एक भाग में बाहर दिखाई देता है तो उसके 9 भाग है ये सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ होना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को हम अप्लाई करें हिमालय पर्वत पर कि हिमालय पर्वत का जितना भाग हमें धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यदि इस 8,848 मीटर को एक यूनिट मान लिया जाए जो हमें धरातल के ऊपर दिखाई दे रही है, तो उसके 9 भाग सब स्ट्रेटम में होने चाहिए। यानी कि 8,848 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79,732 मीटर हिमालय पर्वत है ये सब स्ट्रेटम में होना चाहिए। ये बात एरी महोदय ने बताया है। हालांकि एरी महोदय ने अपनी जो भू संतुलन का जो सिद्धांत और जो दी थी संकल्पना, उन्होंने इसमें आइसबर्ग का कोई उदाहरण नहीं दिया है। उन्होंने केवल इतना ही बताया था कि जो स्थलीय भाग है ये मैग्मा पर नाव की भांति तैर रहा है। इस प्रकार से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी पिंड को तरल पदार्थ में तैरने के लिए उसका एक भाग यदि हमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसके 9 भाग गहराई में नीचे होने चाहिए। इसी आधार पर वो संतुलित अवस्था में तैर सकता है। यह है मुख्य रूप से तैराव का सिद्धांत। और इसी तैराव के सिद्धांत के आधार मानते हुए ही एरी महोदय ने बताया कि किस तरह से पृथ्वी पर विभिन्न आकृतियां हैं ये संतुलित अवस्था में रह सकती है, जिसका यदि एक भाग धरातल के ऊपर है तो उसके 9 भाग सब स्ट्रेटम में रहेंगे और इसी के आधार पर भी धरातल पर संतुलित अवस्था में रह सकते हैं। एरी ने यह बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसकी हल्के पदार्थों वाली लंबी जड़ है। जिस तरह से उसका एक भाग यानी 8,848 मीटर यदि धरातल के ऊपर भाग दिखाई देते हैं तो उसके 9 भाग सब स्ट्रेटम में है यानी कि धरातल के नीचे है। इस तरह से हिमालय की एक बहुत लंबी जड़ है जो कि सब स्ट्रेटम में है तथा यही लंबी जड़ ऊपर के पदार्थों को संतुलित कर देती है और इसी आधार पर हिमालय पर्वत धरातल पर संतुलित अवस्था में खड़ा रह पाता है। उन्होंने ये बताया कि उनके जो भू संतुलन के संबंध में एरी का जो मत था उसका मेन पॉइंट यानी उनका हम यदि के क्या रहा है कंक्लूजन, तो ये था कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। यानी कि एरी महोदय कहते हैं कि जितने भी विभिन्न स्तंभ है यानी कि धरातल पर जितने भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उनका घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो बराबर होगा लेकिन उनकी गहराई में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका उतना ही अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा और जो भाग जितना कम ऊंचा होगा उसका उतना ही कम भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा। यानी कि पर्वत
जो धरातल की सबसे ऊंची स्थला करती है तो उसका उतना ही अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ है, और जिस तरह से समुद्र की तली जिसकी ऊंचाई बहुत कम है उसका उतना ही कम भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से एरी महोदय की सिद्धांत था, यानी कि उनकी संकल्पना थी भू संतुलन के सिद्धांत में कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो बराबर होगा किंतु उनकी गहराई में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एरी ने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए लोहे के विभिन्न आकार एवं लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे से भरे एक बर्तन के अंदर डुबो दिए। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक बर्तन के अंदर उन्होंने पारा लेकर के और उसमें लोहे या निकल के विभिन्न आकार और लंबाई के टुकड़े लेकर के उनको जब डुबोया तो ये जितने भी लोहे या निकल के टुकड़े थे ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। हालांकि ये जितने भी टुकड़े थे उनका घनत्व तो बराबर था, लेकिन इनकी गहराई में परिवर्तन देखने को मिला और इसी के आधार पर एरी महोदय ने संतुलन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इस प्रकार यदि हम एरी महोदय के इस विचार को माने कि किस तरह से पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्तंभ संतुलित अवस्था में यानी कि स्थलाकृतियां संतुलित अवस्था में रह सकती है, तो धरातल पर ऊंचे उठे हुए भाग है ये काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देती है। जिस तरह से नाव के सिद्धांत यानी कि ये पूर्णतः उनका नियम था, ये तेराव के सिद्धांत पर आधारित था कि जिस तरह से नाव अपने भार के अनुपात में ही जल को या तरल पदार्थ को विस्थापित करती है और संतुलित अवस्था में तैरती है, तो उसी तरीके से धरातल के जितनी भी विभिन्न स्थलाकृतियां हैं जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं ये गहराई तक अपनी लंबी जड़, जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी जड़ उतनी लंबी होगी, तो ये भाग सब स्ट्रेटम में के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं और जिस कारण ऊंचे उठे हुए भाग के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा मुख्यतः पर्वतों के विषय में हमें देखने को मिलता है और इसी कारण पर्वत है ये पृथ्वी पर हमें संतुलित अवस्था में देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें पठार की, तो पठारों की ऊंचाई धरातल पर भी कम है और उनकी तुलनात्मक रूप से सब स्ट्रेटम में गहराई भी पर्वतों की तुलना में कम है। और इसी तरीके से हम मैदान और सागर तली को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि जो भाग जितने कम ऊपर उठे हुए होंगे वे भाग उतने ही कम गहराई में सब स्ट्रेटम में डूबे हुए होंगे और ये सब स्ट्रेटम में अधिक घनत्व वाले पदार्थों को भी कम मात्रा में ही हटा पाते हैं। इस प्रकार ऊंचे उठे हुए भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर के खड़े रहते हैं तथा प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर सभी का भार है ये बराबर हो जाता है। यानी कि एरी महोदय की ये कहना था कि पृथ्वी पर जितने भी हमें पर्वत, पठार, मैदान या समुद्र तली के रूप में स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, ये स्थलाकृतियां अपने ऊंचाई के अनुसार ही सब स्ट्रेटम में इनकी गहराई पाई जाती है और प्रत्येक भाग चाहे वो पठार हो, पर्वत हो, मैदान हो, समुद्र तली हो, इनका सभी का जो भार है ये संतुलन तल या संतुलन रेखा पर इन सभी का भार है ये बराबर हो जाता है और इसी आधार पर ये समस्त स्थलाकृतियां पृथ्वी पर संतुलित अवस्था में रहती हैं। और एरी महोदय के इसी सिद्धांत को या इसी विचार को वेगनर, एवांस, फिशर, जोली, लॉन्गवेल इत्यादि ने समर्थन दिया है। यानी कि यह समस्त विद्वान एरी महोदय के इस तेराव के सिद्धांत और जड़ के सिद्धांत का समर्थन किया है कि किस तरह से पृथ्वी के धरातल की विभिन्न स्थलाकृतियां संतुलित अवस्था में रहती है। हालांकि एरी महोदय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था या जो संकल्पना दी थी ये काफी सर्वमान्य है, लेकिन
इसमें कुछ कमियां भी है और इन्हीं कमियों के आधार पर इस संकल्पना की आलोचना भी की जाती है। यदि एरी के मत को सही मान लिया जाए, किस संदर्भ में कि धरातल पर स्थित प्रत्येक भाग अपने ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ 9 गुना जड़ रखते हैं, यानी कि जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है उसका 9 गुना ज्यादा भाग है ये सब स्ट्रेटम में डूबे हुए रहते हैं। ये 1:9 के सिद्धांत को हम यदि एरी के मत को स्वीकार करते हैं तो इस आधार पर हिमालय की जड़ लगभग 89,732 मीटर गहरी होनी चाहिए, यानी कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है और इसकी धरातल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके 9 गुना भाग है ये हमें सब स्ट्रेटम में मिलनी चाहिए। यदि हम इस बात को मान लें तो दूसरी रूप में हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से गहराई की ओर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस कारण 89,732 मीटर की गहराई पर यदि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो 89,732 मीटर की गहराई पर कितना अधिक तापमान बढ़ेगा। यदि इस सिद्धांत को हम इस जड़ सिद्धांत में अप्लाई करें तो यहाँ 89,732 मीटर की गहराई पर तापमान अत्यधिक होने के कारण जो हिमालय की लंबी जड़ है ये ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, ये पिघल जाएगी। और इसी आधार पर यदि हम प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी को मान करके चलें तो इस आधार पर एरी महोदय द्वारा प्रतिपादित जड़ की लंबाई के संबंध में उनका ये मत भ्रामक प्रतीत होता है, यानी कि उस मत को हम तथ्यात्मक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते और इसी के आधार पर एरी के इस संकल्पना की आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में एरी ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसके संबंध में हमने डिस्कस किया। निश्चित रूप से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।